और नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक छोटी सी टॉपिक लेकर के आज आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, जिसमें काफी कंफ्यूजन भी चलता रहता है टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो हमारा जो आज का डिस्कशन है वो बेसिकली तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह समझना कि इकोनॉमी, तो किसी भी देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो लोग हैं जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जिसमें अगर हम बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बजट बनाती है। बजट जो बेसिकली तौर पर देखा जाए तो हम लोग 1 फरवरी को पेश करने का कार्य करते हैं। बजट को आज की डेट में बजट ना करके क्या कहते हैं, आज की डेट में बजट को बजट ना कह करके लेजर कहा जाता है। और बजट के अंतर्गत इकोनॉमी कैसे कैलकुलेट होती है, तो बजट के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टैक्स का। टैक्सेस के बारे में बात की जाती है, टैक्स को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, स्लैब्स के बिहाफ पर जीएसटी के स्लैब, जिसमें ऑलरेडी पता चलता है अगर कभी 2% को इस स्लैब में मान लिया जाए, अगर हम 2% से किसी प्रोडक्ट के ऊपर 8% लगा दें तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपको याद रखना पूरे 1 साल में कितनी बार बनती है, पूरे 1 साल में मॉनेटरी पॉलिसी को 6 बार बनाने का काम करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी 2-2 महीने पे 2-2 मंथ पर बनाए जाने का कार्य मॉनेटरी पॉलिसी को किया जाता है। तो सामान्यतः किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, जिनके बारे में हमने देखने का काम किया। अब अगर मॉनेटरी पॉलिसी की परिभाषा के बारे में बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, तो कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी प्रणाली है, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा कंपोनेंट है किसका, इकोनॉमिक पॉलिसी का, कुछ भी कह सकते हैं, थ्रू व्हिच वी कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी और थ्रू व्हिच द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। तो कहने का तात्पर्य है कि मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम मुद्रा के प्रवाह नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का तात्पर्य है कि फ्लो ऑफ मनी को एडजस्ट करना, क्योंकि जब फ्लो ऑफ मनी को हम बेसिकली तौर पर एडजस्ट करने का कार्य करेंगे तभी हम इकोनॉमी को एडजस्ट कर पाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप जानते हो कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई कम पड़ेगी, और डिमांड और सप्लाई अगर मिसमैच हो गई तो इकोनॉमी में क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का कार्य करना, इकोनॉमी को ग्रोथ देने का कार्य करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या मॉनेटरी पॉलिसी की, सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी, वित्तीय मूल्य स्थिरता, जिस प्रोडक्ट का जो मूल्य है उसको स्थिर करने का कार्य किया जाए। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन को टारगेट करने का कार्य किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेटेड होगा तभी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करने का कार्य करेगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ और अगर ये सारी चीजें होंगी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्वतः हमारे देश की आर्थिक स्थिति में आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मौद्रिक नीति एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसके विभिन्न प्रकार के हमने ऑब्जेक्टिव भी देखने का कार्य किया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा है जिसके ऊपर में डिस्कशन करना था, वो थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक जनरल क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, पहले क्वेश्चन आता था कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, Which person prepared the monetary policy? तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करती थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन अब मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती कौन, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेजेंट में प्रिपेयर करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा ही किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों बनाई गई, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत सरकार और आरबीआई के बीच समन्वय बनाने के लिए की गई थी। एक नजर डालते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो रिफॉर्म इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म क्या कहता है, मई 2016 रिजर्व बैंक एक्ट 1934। तो मई 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1934 उसके अंतर्गत अमेंडमेंट करने का कार्य किया गया। और अमेंडमेंट करने का कार्य किया गया, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या चीजें लाई गई, सबसे पहले कह रहा है स्टैच्यूटरी बेसिस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे कि हम मुद्रास्फीति को लचीला करने का कार्य करेंगे। मुद्रास्फीति, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को आप एक कांस्टेंट लेवल पर लेके नहीं चल सकते, तो उसको हम रिफॉर्म करेंगे क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो उसके लिए एक हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के बारे में बात किया। अगला पॉइंट क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट अंडर सेक्शन 45 ZB। तो 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास है, एक सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट 45 ZA और दूसरा सेक्शन हमारे पास है 45 ZB। तो 2 सेक्शन अभी हम बात कर रहे हैं ZA के बारे में।
तो जेडए क्या कहता है कि इन्फ्लेशन टारगेट अंडर सेक्शन 45 जेडए द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई के बारे में बात किया जाए तो वही चीज यहां पे कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई टू सेट इन्फ्लेशन टारगेट। ये इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करने का कार्य करेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मींस कंट्रोलिंग द प्राइसेस एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करने का कार्य करें और प्राइस स्टेबिलिटी बनाने का बात करें या प्राइस स्टेबिलिटी बनाने का कार्य करें। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट यहाँ बेसिकली तौर पर द इन्फ्लेशन टारगेट विल बी सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्फ्लेशन टारगेट किसके माध्यम से सेट किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। कब? कह रहा कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि आरबीआई वंस एवरी 5 ईयर्स, यानी एक बार सेट होगा तो कब तक चलेगा? 5 सालों तक हम इसे चलाने का काम करेंगे। ठीक है, एक बार मॉनेटरी पॉलिसी सेट की जाएगी तो 5 सालों तक चलने का कार्य करेगी। इन्फ्लेशन टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कितना? 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अपर टॉलरेंस लिमिट 6% एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट 2%। तभी हमने जो सेक्शन 45 जेडए के बारे में जो बात किया, अगर उस जेडए के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या मिला? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा सबसे पहले ये डिसीजन लिया गया कि हम साल में एक बार मिलेंगे और एक बार मिलकर के हम अगले 5 सालों के लिए इन्फ्लेशन को डिसाइड करने का काम करेंगे। हमारा निश्चित इन्फ्लेशन एक बार के बाद 5 साल के लिए चलाया जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है? दूसरा पॉइंट क्या, इन्फ्लेशन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाएंगे, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो फ्लेक्सिबल बनाने के लिए क्या करना है? इन्फ्लेशन 4% है, किसी भी देश की इकोनॉमी में 4% बेस्ट माना जाता है, स्पेशली फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो 4% है, 4 में अगर बढ़ा तो +2 और घटा तो -2। इसे फ्लेक्सिबल रेट कहते हैं। तो कितना हो गया? 2 से 6 के बीच। तो अगर आपकी इकोनॉमी में 2 से 6 के बीच इन्फ्लेशन रेट चल रहा है तो उसको हम बेस्ट कंसीडर करने का काम, यानी 4% बेस्ट है। बट अगर किसी कारणवश चेंज होता है तो +2 और घटता है तो -2, तो 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन रेट आपका होना चाहिए। इसे बोलते हैं अपर एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट। नीचे क्या कह रहा है? ऑन 31 मार्च 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन्ड द इन्फ्लेशन टारगेट एंड टॉलरेंस बाउंड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। यही बात हमने आपको ऊपर बताई थी। अभी जो हम लोग इन्फ्लेशन समझ रहे हैं ये 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 तक ये चलेगा। उसके बाद फिर भारत सरकार और आरबीआई मिलेंगे और फिर देखने वाली बात होगी कि इसे मिलकर के क्या डिसाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में टारगेट में फेल हो गए तो क्या होगा? यानी जो हमारा टारगेट है 4% इज द बेस्ट, +2 एंड -2, यानी 2 से 6 के बीच। अगर किसी कारणवश हम इसे मेंटेन करने में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या करा? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग एज अ फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट टू फेल्योर द अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। तो मुद्रास्फीति को अगर विफल हो जाते हैं अचीव करने में तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल और द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ एनी। ठीक है, अगर वो 3 कॉन्सिक्वेंट क्वार्टर के पार्ट में डाउनग्रेड हो रहा या अपग्रेड हो रहा तो हम उसे मान लेंगे कि आप फेल हो गए, क्योंकि जो हमारा टारगेट है 2 और 6, इसके बीच में आप इसे मेंटेन करने में किसी भी हालात में सक्षम नहीं रहे। तो औसत मुद्रास्फीति किसी भी लगातार 3 तिमाही के लिए मुद्रास्फीति के ऊपरी लक्ष्य क्या है? 6 स्तर से अधिक हो। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 3 तिमाही निचले स्तर पर हो, यानी 2 की बात। तो 2 से ना तो हम 2 के नीचे चले जा रहे हैं लोअर में, और अपर में हम 6 से क्या हो जा रहे हैं? ऊपर आ जा रहे हैं। ठीक, अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर द बैंक फेल, जब ये बैंक फेल हो जाएगा तो क्या करेगा? मीट द इन्फ्लेशन टारगेट इट सेल सेट आउट द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक रिपोर्ट बनाएगा और केंद्र सरकार को उस रिपोर्ट को पेश करने का काम करेगा कि भैया किन किन कारणों की वजह से हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो टूल्स है उससे हम अचीव करने में सक्षम नहीं हो पाए। अगले पॉइंट बात करते हैं। अब बात आती है 45 ZB की। दैट्स इंपॉर्टेंट। The Section 45 ZB amended the RBI Act 1934। सन 1900 आपके आरबीआई का जो कानून है 1934, उसके तहत सेक्शन 45 ZB बनाया गया। और सेक्शन 45 ZB के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत कुल कितने सदस्य दिए गए? 6।
ये 6 सदस्य में से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होंगे और 3 सदस्य जो होंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके तहत बनाई गई है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेक्शन 45ZB के तहत बनाए जाने का काम किया गया, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। द फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 2016 में, 2007 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। साल में कम से कम 4 बार मिलना ही। वैसे कितनी बार मिलना चाहिए? 6 बार। नहीं, 6 बार नहीं मिल पाते तो 4 बार तो मिलना ही मिलना है। प्लस मेंबर कितने हैं? 6। लेकिन अगर 6 मेंबर नहीं है तो कोरम पूरा करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 4 मेंबर का होना अनिवार्य है। तथा हर मेंबर के पास अपना एक वोट है, हर मेंबर के पास अपना एक मत है, एक निर्णायक वोट है। तो 3 मेंबर आरबीआई से हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। हो सकता है कि इनके जो मत हैं, इनके जो वोट हैं, वो टाई कर जाए। ऐसे केस में जो बात गवर्नर कहेगा वही मान्य हो जाएगी। यानी इस केस में हम गवर्नर की ही बातों को फॉलो करने का या मानने का काम करेंगे। ठीक है, एक बार अगर इसे हम समराइज करने का कार्य करें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने मेंबर थे? 6। 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर हमारे किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कि 6 मेंबर के माध्यम से हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को संचालित करने का काम करते हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मेंबर कौन कौन से? बेटा ये है हमारे पास आरबीआई के मेंबर और ये मेंबर हमारे पास है किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 4 साल। तो ऑलरेडी चेयरमैन कौन है? तो ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मुख्य पार्ट होता है हमारे पास गवर्नर। तो गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिस्टर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट पर बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी हेड डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। चौथे नंबर की फीमेल डिप्टी गवर्नर, मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? राजीव रंजन। इसके अलावा 3 मेंबर किसकी तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से राम सिंह, डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, सौगाता भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट है, और नागेश कुमार। ये इतने पर्सन हैं जिनके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी को संचालित करने का काम किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।